हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हम बात करेंगे एटॉमिक फ़िज़िक्स की। एटॉमिक फ़िज़िक्स शायद आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा 11th क्लास में। 11th क्लास में हमने ये देखा था कि जो फ़िज़िक्स है वो दो पार्ट्स में होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स और मॉडर्न फ़िज़िक्स। तो ये जो एटॉमिक फ़िज़िक्स है ये मॉडर्न फ़िज़िक्स का ही पार्ट है। तो आज हम एटॉमिक फ़िज़िक्स से ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम एटॉमिक फ़िज़िक्स के बारे में। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में। एटॉमिक मतलब परमाणु यानी कि एटम। हम एटम के बारे में बात करते हैं, परमाणु के बारे में बात करते हैं कि परमाणु होता क्या है। तो शायद आप लोग भी जानते होंगे परमाणु होता क्या है। बेसिक्स में आपने पढ़ा होगा कि परमाणु कहते कैसे हैं। परमाणु से पहले हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ जिसे हम पदार्थ बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं, मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और वो जो पदार्थ है उस पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा सूक्ष्मतम जो भाग है उसे हम बोलते हैं परमाणु। यानी कि किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा भाग या छोटे से छोटा अंश जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम बोलते हैं परमाणु। यानी कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु अविभाज्य कण है। तो पहले जब परमाणु की खोज हुई तो सिर्फ इतना ही पता था कि जो परमाणु है वो पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा अंश है या कण है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते गए, पता चलता गया, खोज हुई, तो हमें ये पता चला आगे जाके कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की जो खोज थी वो अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी चैडविक ने। ठीक है, तो सब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज बाद में हुई थी, पहले एक इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, फिर प्रोटॉन की, और फिर बाद में न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो आपको पता चल ही चुका है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों की खोज 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है, और प्रोटॉन है जिस पर पॉजिटिव आवेश होता है। तो और रही बात न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश की, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है उस इलेक्ट्रॉन के आवेश पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये होता है माइनस में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो आवेश है वो होता है प्लस में होता है, और वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, यानी कि प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर आवेश की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश है वो इक्वली होता है, बस फ़र्क है इसमें आवेश का कि जो आवेश, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम इनके मास की बात करें तो जो मास है वो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, लगभग 1837 इलेक्ट्रॉन के मास का गुना होता है प्रोटॉन का मास। ठीक है, अब हम बात करें ये जो परमाणु है, परमाणु के बारे में हम बात कर रहे थे कि परमाणु है, परमाणु के अंदर 3 तरह के कण पाए गए, यानी कि ये जो परमाणु है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब तक अगर हम बात करें
कि जो परमाणु है, परमाणु के बारे में यही कहा गया था डाल्टन ने कि परमाणु सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण है किसी भी पदार्थ का, जिसे हमने परमाणु कह दिया। ठीक है, अब इस परमाणु के बारे में पता करने के लिए कि परमाणु होता कैसा है, क्या है इसके अंदर, इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो उनकी भी खोज हो चुकी थी। तो वो परमाणु के अंदर कहाँ पर स्थित है, किस तरीके से इसकी संरचना क्या है, तो इसके लिए अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्रस्तावनाएं दी, या फिर उन्हें हम मॉडल कह सकते हैं कि उन्होंने अपना अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले जो मॉडल था वो आया था थॉमसन, यानी कि थॉमसन ने मॉडल दिया था कि जिसका जो नाम है वो दिया गया था थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल, ये जो थॉमसन मॉडल है, थॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु है, परमाणु वो एक ठोस धनावेशित गोला होता है। परमाणु ठोस धनावेशित गोला होता है, यानी कि इस तरीके से ये एक गोला हो गया। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये ऐसा थॉमसन ने कहा था। तो फिर इसे और भी ज़्यादा समझने के लिए थॉमसन ने एक एग्जाम्पल भी दिया था परमाणु का, वो तरबूज का, कि तरबूज जिस तरह से तरबूज होता है ठीक उसी तरह का उसने एक परमाणु को बताया कि परमाणु तरबूज जैसा होता है। जैसे कि जो तरबूज है वो रेड कलर का होता है इस तरीके से, और उस तरबूज के अंदर जो पूरा जो रेड वाला जो पार्ट है उसको आप पॉजिटिव मान लीजिए इस तरीके से, और तरबूज के अंदर छोटे छोटे काले बीज होते हैं। तो ये जो काले बीज हैं उसे कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। तो थॉमसन ने परमाणु की जो संरचना दी थी वो तरबूज के तरह दी थी कि जो उसका जो रेड वाला जो हिस्सा होता है उसे हम धनावेश मान सकते हैं, और उसके अंदर जो काले जो बीज हैं उसे हम नेगेटिव आवेश मान सकते हैं। लेकिन थॉमसन ने एक बात और कही थी कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर धनावेशों की जो संख्या है और ऋणावेशों की जो संख्या है वो बराबर होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। यानी कि अगर हम तरबूज के लिए बात करें तो जो तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा जितना है उतना ही काले वाले बीज होंगे। तो हम ये कह सकते हैं, यानी कि थॉमसन ने ये कहा कि जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, इसका मतलब धनावेश बराबर है और ऋणावेश बराबर है। तो परमाणु को हम उदासीन मान सकते हैं कि परमाणु उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो थॉमसन ने कहा कि जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो थॉमसन था उसने कहा कि तरबूज के समान बता दिया उसको, या फिर हम उसको एक अलग डायग्राम बनाए तो इस तरीके से भी ये प्लस 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 और ये माइनस, मतलब जितने प्लस होंगे उतने ही माइनस होंगे। और भी जो थॉमसन था उसने ये भी बताया था कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन करते कैसे हैं, वो ऐसे करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे ही बाहर से या बाहरी स्रोत से कोई भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो त्वरित होने लग जाते हैं, यानी कि वो कंपन करने लग जाते हैं। कंपन करने से क्या होगा कि उनमें से विद्युत चुंबकीय विकिरणें उत्सर्जित होने लगती है, ऐसा थॉमसन ने कहा था। थॉमसन ने इसके अंदर
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर दी, लेकिन न्यूट्रॉन की बात नहीं की। यानी कि तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, जब तक थॉमसन मॉडल आया था तब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई। फिर जब न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, तो न्यूट्रॉन की खोज के बाद थॉमसन से ये पूछा गया कि अब इस जो परमाणु है इसके अंदर न्यूट्रॉन की स्थिति कहाँ है। तो इस चीज़ को थॉमसन नहीं समझा पाया था, इस वजह से जो थॉमसन मॉडल था वो फेल हो चुका था, यानी कि वो फेल हो गया। इसके अलावा जो थॉमसन था वो उसने ये भी नहीं बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो थॉमसन था उसने कहा था कि परमाणु होता है, परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसमें सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन आप लोग आगे पढ़ोगे कि हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारे लाइनें होती हैं, बहुत सारे रेखाएं होती है, और वो जो रेखाएं या वो जो स्पेक्ट्रम है बहुत सारी श्रेणियों में बटी हुई है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो था थॉमसन मॉडल जो कि फेल हो चुका था। देन इसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में क्या था, रदरफोर्ड मॉडल के दो शिष्य मान लीजिए, वो थे गीगर और मार्सडन। गीगर और मार्सडन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया परमाणु को समझने के लिए कि परमाणु की संरचना होती कैसी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली फिल्म ली, इस तरह की पतली फिल्म ली। ये जो फिल्म थी बहुत ही पतली थी। इस पतली फिल्म पर इन्होंने एक रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है जैसे कि अल्फ़ा, उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा जो पार्टिकल है उसकी बौछार करवाई। इस पतली फिल्म पर अल्फ़ा पार्टिकल की बौछार करवाई। इस अल्फ़ा पार्टिकल को आप जानते हो, अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि इस पर प्लस आवेश होता है। जो हीलियम है उस पर प्लस आवेश होता है। तो जहाँ से भी ये अल्फ़ा विकिरण भेज रहा था उसने क्या किया, उस स्रोत के चारों तरफ इसे इस तरीके से पैक कर दिया। क्यों? क्योंकि जो भी विकिरणें निकलेंगी वो विकिरणें इधर उधर ना जाके सीधे इस पतली फिल्म पर पड़े, इस वजह से तो उसने चारों तरफ से इसे ब्लॉक कर दिया, सिर्फ सामने से इसे छोड़ दिया। ये जो ब्लॉक किया है उसने, ये बना हुआ है लेड का। ठीक है, जब ये विकिरणें सोने की पतली फिल्म पर पड़ती है तो होता क्या है, इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके चारों ओर मतलब इधर फोटोग्राफिक प्लेट इन्होंने लगा दी। अब जब इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाई तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो अल्फ़ा किरणें हैं वो कुछ अल्फ़ा किरणें तो सीधी निकल गई इस तरीके से, और कुछ अल्फ़ा किरणें कुछ कोण से विक्षेपित हो गई इस तरीके से, और कुछ अल्फ़ा किरणें गई और वापस लौटकर आ गई, जो कि बहुत ही अचंभित करने वाला था। तो इस घटना के लिए रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये तो उस तरह की घटना हुई जैसे कि एक पतले से कागज़ पर कोई तोप का गोला उस टकराकर वो वापस लौट रहा है। ठीक वैसे ही बात थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल बहुत ही भारी है और जो सोने की जो पतली फिल्म है वो बहुत ही पतली है, तो वो जो भारी चीज़ है उस पतली फिल्म पर टकरा कर वापस पुनः लौट रही है, तो ये वाकई में अचंभित करने वाला था। तो इस तरह के उन्हें देखने को मिला। ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद में जो भी कंक्लूजन निकले, उस कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसे हमने रदरफोर्ड मॉडल का नाम दिया। इस मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम हम इसे नाभिकीय मॉडल भी कह दिया है इसको, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया
इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन निकला, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या, जो रदरफोर्ड के जो शिष्य थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे या जो अल्फ़ा किरणें थी, वो अल्फ़ा किरणें सोने की पतली फिल्म से सीधी भी निकल रही है, मतलब बहुत सारी, मतलब ज़्यादातर जो अल्फ़ा किरणें थी वो सोने की पतली फिल्म से आर पार सीधे निकल गई। इसका मतलब ये था कि ये सीधे इसलिए निकली हैं क्योंकि इनके बीच में कोई अवरोध नहीं है, यानी कि इन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। तो जब कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, कोई रास्ते में नहीं आता है, तो वो आसानी से अपना मार्ग तय कर लेता है। तो ठीक वैसे ही ये जो अल्फ़ा किरणें हैं ये सीधी निकल जाती है, यानी कि इनके बीच में कोई भी अवरोध नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पतली फिल्म यानी कि जो परमाणु है, जो पतली फिल्म है, ये भी पदार्थ ही है, और ये जो पदार्थ है इसके अंदर परमाणु है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो परमाणु है, उस परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है या खाली है, यानी कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। इसी वजह से जो अल्फ़ा किरणें थी वो सीधी निकल गई। दूसरी बात हमने ये देखी कि कुछ अल्फ़ा किरणें थी वो कुछ कोण से विक्षेपित हो गई थी। ये जो कोण है इस थीटा कोण से विक्षेपित हो रही थी। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा कुछ है जो इनको परेशान कर रहा है, और इसकी वजह से इन अल्फ़ा किरणों ने अपना जो रास्ता था या जो मार्ग था वो चेंज कर लिया। चेंज करके ये कुछ कोण से विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव को कौन परेशान कर सकता है, वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर ये जो प्लस है, यानी कि जो अल्फ़ा किरणें हैं वो प्लस है, यानी कि पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव चार्ज है, जब ये अल्फ़ा किरणें जा रही हैं तो इनके मार्ग में कुछ तो पॉजिटिव था ऐसा, जिसकी वजह से इन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, यानी कि वो कुछ कोण से विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ अल्फ़ा किरणें, मतलब जो थीटा कोण से विक्षेपित हो रही है, वो किसी चीज़ से परेशान हो रही है, यानी कि उस परमाणु के अंदर कुछ ऐसा प्लस वाला भाग है जिसके कारण वो वहाँ से विक्षेपित हो गई, अपना रास्ता चेंज कर लिया। तो ये जो जगह थी, यानी कि जहाँ पर प्लस जो भी था धनात्मक आवेश था, जिसकी वजह से अल्फ़ा किरणें थी वो परेशान होकर अपना रास्ता चेंज कर रही थी, वो जो जगह है उसे हमने कह दिया नाभिक, यानी कि उसे नाभिक का नाम दे दिया गया। और ये जो नाभिक है वो 10⁻⁻15 कोटि की त्रिज्या में केंद्रित है। तो जो दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि जो परमाणु है उसका संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र पर होता है, और ये जो धनावेश है उसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है या अल्फ़ा कण है वो जा रहे हैं और उस पतली फिल्म से टकराकर वापस पुनः उसी दिशा में लौट रहे हैं, यानी कि 180 डिग्री पर ये वापस लौट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फ़ा किरणें थी ये बहुत सारी नहीं थी, उनमें से मतलब कोई 1-2 ही किरणें थी, और ये जो 1-2 किरणें थी वो टकराकर वापस लौट रही है, यानी कि इस परमाणु के अंदर मतलब कुछ तो है, मतलब छोटी सी जगह से ये जो किरणें हैं वो टकराकर वापस लौट रही है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्लस वाला हिस्सा है, यानी कि ये जो नाभिक से ही टकराकर वापस लौट रही है, क्योंकि अल्फ़ा किरणें प्लस हैं और नाभिक भी प्लस है। इस वजह से जो अल्फ़ा किरणें बिल्कुल नाभिक के सीध में से आ रही थी वो वापस लौट जाती हैं, और जो अल्फ़ा किरणें इनके पास से जा रही थी
वो कुछ कौन से विक्षेपित हो रही है, और जो अल्फा किरणें इस नाभिक से दूर थी वो सीधे निकल रही है इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो नाभिक से विक्षेपित होकर अपना रास्ता चेंज करता है। तो जो रदरफोर्ड था उसने यही कहा कि जो वो परमाणु है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। जैसे ये जो भाग थे ये खोखले, और इसके परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेश होता है, और इसका जो साइज है वो होता है 10⁻⁻15, और जो परमाणु है उसका साइज है 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा किरणें नाभिक से दूर से गुजर रही थी वो तो सीधे निकल जाती है, ठीक है, और जो नाभिक के पास से गुजर रही थी वो कुछ कौन से विक्षेपित हो जाती है इस तरीके से। और जो अल्फा किरणें नाभिक के सीध में से नाभिक से टकरा रही थी वो वापस पुनः लौट रही है। तो ये रदरफोर्ड ने मॉडल प्रस्तुत किया। एक चीज़ और कही रदरफोर्ड ने कि जो नाभिक है इस नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश बराबर है, यानी कि इन्होंने वही कहा जो थॉमसन ने कहा कि नाभिक के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक बराबर है, यानी कि परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, अब इसमें बात की जाए विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के लिए भी रदरफोर्ड ने यही कहा कि परमाणु के अंदर से विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं। होते क्यों हैं? सेम वही बात इन्होंने कही थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो त्वरित होते हैं, त्वरित होने से वो कंपन करने लगते हैं, जिससे उनके अंदर से विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होती है। एक चीज़ और कही थी रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो नाभिक है इस नाभिक के अंदर मध्य में, यानी कि बीच में, परमाणु के अंदर बीच में नाभिक है, और ये जो नाभिक है वो पूरा धनात्मक आवेश है, पूरा प्लस है, लेकिन इसके अंदर माइनस भी है, तो जो माइनस है वो है बाहर, इस नाभिक के बाहर। तो रदरफोर्ड ने यही कहा कि इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ऋणात्मक आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, वो इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ये बात और रदरफोर्ड ने कही। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कह दी। आगे जाके उनसे यही कहा गया, यही पूछा गया कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो ऋणात्मक आवेश हैं वो परमाणु के अंदर, या इलेक्ट्रॉन्स है परमाणु के अंदर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणें भी उत्सर्जित कर रहे हैं। जब ये बाहर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर से ऊर्जा प्राप्त करेगा तो ये त्वरित होगा तो क्या होगा, यहाँ से विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होंगी। विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होंगी तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम होगी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसकी जो त्रिज्या है वो भी कम होती जाएगी, और त्रिज्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, त्रिज्या कम हो गई तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्पिलाकार गति करते नाभिक में गिर जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है, वृत्ताकार गति कर रहा है, तो आपके हिसाब से तो वो उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो इस चीज़ का जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाया, और ये जो रदरफोर्ड मॉडल था ये भी फेल हो गया।
तो ये तो था रदरफोर्ड मॉडल। इस रदरफोर्ड मॉडल के बाद में आया था बोर मॉडल। बोर मॉडल से पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम अगली क्लास में चलेंगे। तो अभी हम ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।